बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदी 24/9 में मैं हूं आपकी मेजबान सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूजर मौज़्ज़म। आप सब गुड मॉर्निंग सुनाओ, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपको खैर से गुजरे। और इसके साथ साथ जी खैरियत की दुआ सिंध और बलूचिस्तान के साहिल इलाकों के लिए, क्योंकि तूफान जो है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से तेज़ बारिशों की पेशगोई भी की जा रही है। उसकी वजह से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, अलर्ट जारी कर दिया गया है। साहिली पट्टी पहले ही खाली करा ली गई थी, लेकिन हैदराबाद, ठट्ठा बदीन और कराची में अर्बन फ्लडिंग की पेशगोई भी की गई है कि तेज बारिशों के पेश नजर सड़कें ज़ेरे आब आ सकती हैं। समुद्री तूफान, डीप डिप्रेशन तो वहां पर देखा जा रहा है और आज भी कहा जा रहा है कि तेज बारिशों का इम्कान है। और कल जिस कदर तेज हवा चल रही थी और जिस स्पीड से हवा चल रही थी, खंबे गिरे हैं, दरख्त गिरने के वाकयात पेश आए हैं, लोगों की गाड़ी, ये जो मनाजर आप देख सकते हैं, सड़क टूट गई, गाड़ी को नुकसान हुआ, एक जगह पर 2 रिक्शों के ऊपर जो है वो खंबे गिर गए। तो हवा की जो स्पीड है वो इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसके साथ साथ जी चूंकि अलर्ट जारी है, तो आज कराची में इस वक्त आम तातील का ऐलान किया गया आज के लिए, क्योंकि एहतियात बरतनी है, तालीमी इदारे हों, दफातर हों, ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें और अगर किसी किस्म की इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो उसको हैंडल कर लिया जाए। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर तेज़ बारिशें होंगी तो उसके इंतजामात भी कराची की सड़कों पर, आप देख सकते कोई बड़ा शहर है, बड़े मसाइल भी होते हैं जब इस तरह का मसला हो, लेकिन उसके हवाले से इंतजामात तो हैं, लेकिन साथ छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। बिल्कुल, इसके साथ साथ जरूरी हिदायत अनाउंस की गई हैं जिनको प्लीज जरूर फॉलो करें, तभी आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। खराब मौसम में घर से बाहर निकलने से गुरेज करें, खासतौर पर जब स्कूल और आम तातील का ऐलान किया है। तो प्लीज ये मत समझें कि मौसम अच्छा है तो चलो एंजॉय करने चलते हैं। आपने अपना ख्याल खुद रखना है। अपने मोबाइल फोन्स, अपनी लाइट्स को चार्ज रखें ताकि अगर बिजली चली जाए तो आपके पास ऑल्टरनेट मौजूद हो, घर में खाने का सामान मौजूद हो, बाहर ना निकलना पड़े। ये वो तमाम चीजें हैं जिसमें आपको विजिलेंट होने की जरूरत है, तभी आप इस तूफानी मौसम में जो है वो अपने आप को महफूज। और खाने पीने की अशिया के हवाले से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जो स्टोर्स हैं वो तमाम खुले रहेंगे और अशिया खरोश, जरूरी अशिया जो हैं उनके लिए तमाम जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। सिर्फ तालीमी इदारे और इसके साथ साथ जो आपके जॉब वाले एरियाज हैं, जहाँ पर मार्केट जिस तरह से कोरोना के दिनों में होता था, सब इमरजेंसी की तमाम जो ज़रूरियात हैं वो खुली रहेंगी। इस तरह से आपने पैनिक नहीं करना और परेशान नहीं होना। बिल्कुल। और अब उधर हम जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान बड़ी जिंदा दिल कौम है, तो कल कराची में जिस तरह से बारिशें एक्सपेक्टेड थी उस तरह तो नहीं हुई। कल रात पूरी बारिश होती रही, लेकिन ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड में लोगों ने मीम्स में जो है वो फिर से रिकॉर्ड बना दिया। साइक्लोन गुलाब जो है वो हैशटैग चल रहा था और लोग जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर रहे थे, कुछ तस्वीर शेयर कर रहे थे, कुछ कराची वाले जो है वो अपडेट दे रहे थे और कुछ वजह से एज यूजुअल हम शुगर लगाते हैं उस चीज को एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल। और इसके साथ हम दुआ भी करते हैं कि इंशाल्लाह ये तमाम मामलात जो है मजीद खराब ना हो। और आपने कहा ना कि एंजॉय जो है सिर्फ मीम्स की हद तक किया जाए और बाहर मत निकले, क्योंकि कल ये भी खबरें आ रही थी कि चंद जो जिन्हें हम कहते हैं ना अक्सर मन चले, वो सारे समुद्र पे चले गए जाकर तूफान को देखने के लिए, तो उनको मना किया गया कि ऐसा मत करें, जान से अपनी ना खेलें, ये कोई अम्यूजमेंट सिचुएशन नहीं है, आपने घरों पर रहना है, किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसीलिए आज छुट्टी भी कही गई है। बिल्कुल। इसी के साथ आज 1 अक्टूबर है जी। अक्टूबर हम जानते हैं कि हर साल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है और आज से ही इसकी अवेयरनेस कैंपेन जो है वो दुनिया भर में शुरू हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसमें पाकिस्तान में खतरनाक हद तक रेशो बढ़ती चली जा रही है और उसकी बहुत बड़ी वजह एक टैबू भी है कि हम इस बारे में बात नहीं करते, हम इसको मंजर आम पर नहीं लेकर आते। लेकिन ओवर द इयर्स अवेयरनेस ने इतनी इंपॉर्टेंस रखी है और इतना इम्पैक्ट रखा है कि अब लोग इस बारे में ना सिर्फ बात करना शुरू हो गए हैं बल्कि वो केसेस रिपोर्ट भी होते हैं और बहुत सी जिंदगियां जो हैं वो बच भी जाती हैं। बिल्कुल। इसके साथ हम अपने प्रोग्राम में इस बारे में जिक्र करते रहेंगे और अवेयरनेस कैंपेन का भी हम हिस्सा बनेंगे। और इसके साथ साथ एक और इशू पर भी आज हम बात करेंगे जो कि इशू अब सब पाकिस्तानियों का है और वो ये है कि इस वक्त परेशानी इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब लोगों को परेशानी में हंसी आना शुरू हो गया कि पेट्रोल एक बार महंगा हो गया है और इस हद तक महंगा हुआ है कि आज बल्कि सिमल में अपना एक पर्सनल इंसिडेंट शो कराऊं कि हुआ क्या कि सुबह जब मैंने अचानक से अखबार पढ़ी, मुझे नहीं आइडिया था रात को क्या हुआ, तो जब मैंने पूछा अपने हेल्पर से कि क्या वाकई पेट्रोल महंगा हो गया, तो आगे से उसने एक अजीब सी हंसी मेरे ऊपर दिखाई और उसने कहा जी बिल्कुल पेट्रोल महंगा हो गया है, यानी कि वो 2018 से पहले की जो हमारी कैंपेन होती थी PTI आएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उसके ऊपर वो हंस रहा था। बिल्कुल, आप देखें उसके ऊपर वो हंस रहा था। डॉलर की ऊंची उड़ान भी जारी है। आज इन्फ्लेशन पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ
पॉलिटिकली इस चीज को कैसे हैंडल किया जा रहा है? वो हैंडल उसी तरह किया जा रहा है जो पिछले 3 साल से किया जा रहा था। इल्जामात दर इल्जामात लग रहे हैं, जवाब दर जवाब आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा है, जिसमें सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, लेकिन अवाम कहाँ जा रही है, ये सवाल जो है वो पूछना हुकूमती ऐवानों से बहुत जरूरी है, जिसका जवाब आता नजर नहीं आता। आज के प्रोग्राम पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जी, तहरीके इंसाफ में नई शबबंदियां भी शुरू हो चुकी हैं। एहसन इकबाल का वजीर आजम इमरान खान को चैलेंज। पार्टी में कुछ लोग हमसे कुछ उनसे डरते हैं। बीआरटी मंसूबे में बेकादगियों का इंकशाफ। डेडलाइन खत्म, आज से नो वैक्सीन नो सर्विस भी शुरू। गरीब आवाम के लिए सस्ता सफर मजीद महंगा हो गया। बच्चों से ज्यादती के बढ़ते वाकयात कैसे रोके जा सकते हैं? ये थी हम स्टोरीज और बाकायदा आगाज करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कल तकरीब से खिताब किया, जहां इस्लामाबाद में वो 600 kV मुचियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह कर रहे थे, और वहां पर उन्होंने खिताब करते हुए ज़ाहिर है अवाम के मसाइल को एड्रेस तो किया, लेकिन उस एड्रेस में अगर मगर हो सकेंगे या चाहिए जैसे अल्फाज बहुत ज़्यादा जी। और उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा आने वाले दिन अच्छे होंगे। मुझे मालूम है कि महंगाई बहुत हो चुकी है, लेकिन अभी हम इस हवाले से फ़ौरन लगता है कि कुछ कर नहीं सकते। तभी उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाला दिन अच्छा होगा। तो इस पर हम बात करेंगे कि कितना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा लोगों को अच्छे वक्त के लिए। हमारे साथ अंजुम रशीद साहब मौजूद हैं। अंजुम साहब, इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर से ये कह दिया कि रफ्तार जो है CPEC की तेज़ करेंगे और इंडस्ट्री बेहतर होगी, फिर महंगाई भी कम होगी, कर्जे भी कम हो जाएंगे। और अबूजर उन्होंने एक और बात भी की कि महंगाई की वजह कोरोना था, और अब CPEC का भी उन्होंने ये नहीं बताया कि CPEC में जो है वो चाइना सरमायाकारी में इजाफा कर रहा। नहीं, चाइना ने अब तक सरमायाकारी में इस साल कोई पैसा खर्च नहीं किया है, और ना ही जो है वो कोरोना कंट्रोल होने जा रहा है। और इमरान खान ने ये नहीं बताया कि महंगाई कैसे कंट्रोल होगी। उन्होंने कहा महंगाई कंट्रोल होगी, लेकिन ये भी इमरान खान ने बादल नखास्ता कहा है कि महंगाई कंट्रोल होगी। भी महंगाई कैसे कंट्रोल होगी ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन यकीनन जो है वो आगे अगर उनके पास कोई रास्ता होता तो वो इसका जिक्र करते। अब आगे IMF से इन्होंने डायलॉग भी करना है। IMF की शराइत के मुताबिक 500 अरब रुपए का टैक्स जो है वो पेट्रोल पे लगाना था। 500 अरब जो ये नहीं लगा सके, और अब ये जो है वो 500 अरब जो है वो आपके तरक्याती फंड से काटेंगे। अगर इन्होंने तरक्याती फंड से काटा या पेट्रोल पर 500 अरब रुपए का टैक्स लगाया तो महंगाई में भाई कमी कैसे होगी? महंगाई में जो है वो इजाफा होगा। और फिर यह है कि CPEC जो है वो भी कुछ उसमें कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ना इमरान खान ने कोई हमें पिछले मंसूबे ही तेज हो जाए तो काफी हो जाएगा। वो तो अभी पिछले मंसूबे रुके हुए थे, जिस पर उन्होंने कल माना भी है कि हाँ रफ्तार थोड़ी सुस्त थी। अब यही बात है कि अगर महंगाई जो है वो कंट्रोल होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, और महंगाई में इजाफा ही नजर आ रहा है, और अगले हालात जो है वो कोई बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे। और आज जो पेट्रोल ने जो बम गिराया है, आपको अबूजर मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपको अंदाजा नहीं, आपको अंदाजा है कि ये जो पेट्रोल में की कीमतों में इजाफा होगा, ये दिन ब दिन लोगों की जान निकाल रहा है। एक गरीब आदमी के लिए जिंदगी जो है वो जिंदगी बहुत मुश्किल हो रही है। और मुझे डर है, मैं काफी कि पहले भी मैं कह चुका हूं, मुझे डर है कि लोग जो है सड़कों पे आके जो है वो जिन्होंने साफ कपड़े पहने उनके कपड़े ना फाड़ना शुरू कर दें, लोग जो है लूटना शुरू कर दें, अनार्की की सूरत पैदा हो सकती है। लेकिन असल डर इस बात का नहीं है कि कीमतें ऊपर हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। असल खौफ और डर तो इस बात का है कि हुकूमत के पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। बहरहाल ये जिस तरह आपने कल अभी पॉइंट आउट भी किया कि उन्होंने कहा कि अगर पैसा आएगा, कर्ज उतरेगा तो मुल्क में महंगाई कम होगी, तो ये बड़े लॉन्गर टर्म के बयानात हैं जो नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर ऐसा लगता है कि सीरियसली इस चीज को हैंडल नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट लेवल पर। गवर्नमेंट खुद ही अपने मसाइल में बहुत बुरी तरह उलझी हुई है, जिसमें गवर्नमेंट के अपने अंदर जब जिक्र करते हैं हम गवर्नमेंट के मंसूबों का,
तो बीआरटी का जिक्र आ जाता है, बीआरटी की बेज़ाब्तियां सामने आई जिस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई पूछने को तैयार नहीं है। सवाल पूछें तो पंजाब से जवाब आता है, मेट्रो में चोरी हुई, ऑरेंज ट्रेन में चोरी हुई, अपना जवाब नहीं दिया जाता। अच्छा, इनकी सिविल में एक बात और इजाफा करना चाहूंगा कि ये जो इनका अफगानिस्तान के बारे में जो मौकफ है उस पर अमेरिका से ये दूर हो रहे हैं, यूरोप से ये दूर हो रहे हैं। अमेरिका की नाराजगी और यूरोप की नाराजगी, हमारी सारी मैशत का दारोमदार ही अमेरिका पर है। हम IMF भी लेकिन अब ना आप ऐसे अगर रिलाय करते रहेंगे अंजुम रशीद साहब तो फिर तो देखें मुश्किल हो जाएगा कि आपके अमेरिका पर दारोमदार है। आपने अपने पर दारोमदार करना है, आपने रीजनल पॉलिटिक्स को भी इंपॉर्टेंस देनी है, आपने अपने आप को भी देखना है। तो इस पर हम बात करेंगे फिर किसी और दिन। लेकिन अभी जो इशू है हमारा वो ये है कि जो मंसूबे हैं जैसे कि CPEC के हैं और इसके अलावा जो मोटरवेज के ऊपर बात हो रही है, ये जो BRT का जो बात की जाती है उस पर क्यों खामोशी? 4 अरब 72 करोड़ की बेज़ाब्ती छोटी रकम नहीं है। BRT पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ तो ये है कि जो ऑडिट ने जो एतराज़ात किए हैं वो एतराज़ात दुरुस्त नहीं है, इन्होंने करप्शन नहीं की। लेकिन एहसन इकबाल कह रहे हैं कि BRT जो है वो उसकी सड़कें जो है जो नवाज शरीफ ने सड़क बनाई थी लाहौर में बस की और इस्लामाबाद में बस की और मुल्तान में बस की, बसों का जो ट्रैक की जो सड़कें बनाई थी वो नवाज शरीफ ने सस्ती बनाई थी, इन्होंने महंगी बनाई है। तो अब जैसा कि इमरान खान खुद कहते हैं कि हमने सस्ती सड़कें बनाई हैं लेकिन नवाज शरीफ ने महंगी बनाई थी। अगर सस्ते महंगी और कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बात, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं और इस पर पॉसिबिलिटी है कि BRT में करप्शन हुई हो, लेकिन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जाहिर है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत के दौरान ही हुकूमती मंसूबों की इंक्वायरी कौन करता है? लेकिन आज तक हुआ नहीं है। बिल्कुल तहरीक इंसाफ में कुछ नई सफबंदियां भी हो रही हैं और वो सफबंदियां जो हैं वो बाकी जगहों पर नजर भी आ रही हैं। नून लीग में भी इस चीज की बात हो रही है कि कुछ की लॉयल्टीज हमारे साथ हैं, कुछ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो शायद नून लीग ज्वाइन कर लें। ये आपस का खेल चल रहा है मुसलसल अंजुम साहब। या नून लीग के अंदर तो कल जो मरियम नवाज ने जो बातें की हैं वो बहुत ही हिस्टोरिकल बातें हैं, इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। एक तो उन्होंने कहा है कि हमारे बयानिए की जो ताकत है उसका अंदाजा हमारी पार्टी को नहीं है, पार्टी से बाहर है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम पार्टी के अंदर हम उनसे डरते हैं, वो हमसे डरते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, ये बड़ी इंकशाफ किया कल बात हुई है। इसका मतलब उनको पता है, उनको पता है। असल में मरियम नवाज खुद डरी हुई हैं। अच्छा। उन्होंने अपने खौफ का ऐलान किया है कि वो हमसे डरते हैं, हम उनसे डरते हैं, मतलब डरे हुए हैं। वो तो पता नहीं डरते हैं या नहीं डरते हैं, मतलब क्या कहने का चाह रहे हैं? वो शहबाज एनालिसिस करना इस बात का कि डरे हुए जो खौफजदा हैं, इसका मतलब क्या है? वो खौफजदा इसलिए है कि शहबाज वो जो कह रहे हैं कि वो हमसे डरते हैं, हम उनसे डरते हैं, वो कौन है? वो शहबाज शरीफ हैं। अच्छा। और शहबाज शरीफ के साथ जो है वो पार्टी के अरकान असेंबली की अक्सरियत है। पार्टी के अरकान असेंबली की अक्सरियत का ख्याल यह है कि फौज के साथ टकराव करके वो आइंदा जो उनकी आइंदा इक्तदार में नहीं आ सकेंगे। और आइंदा इक्तदार में आने के लिए मुफाहमत का रास्ता अपनाना होगा। और अगर आइंदा वो इक्तदार उनको नजर ना आया तो वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं। ये मरियम नवाज को पता है कि अरकान असेंबली को अगर आइंदा इक्तदार नजर ना आया तो वो आइंदा अपोजिशन में बैठने के तैयार तो हर जगह होते हैं, इस वजह से होते हैं और वो हर जगह हर पार्टी में होते हैं और ऐसा ही कुछ नहीं मेजॉरिटी है। यहाँ जो मरियम डरी हुई हैं वो अरकान असेंबली की मेजॉरिटी उससे डरी हुई है। इसीलिए उन्होंने कल कहा था कि मैं चाहती हूं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाए। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान ना आए, अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं तो नवाज शरीफ तो मरियम नवाज का बयानिया स्ट्रेंथन हो जाएगा, वो लीड करेंगे। अगर वो पाकिस्तान ना आए तो फिर लीड पार्टी को जो है वो शहबाज साहब करेंगे। ठीक है, शहबाज करेंगे तो फिर मुफाहमत का बात समझ में आ रही है। लेकिन इस वक्त ये मामला है कि आपने चंद दिन से पहले देखा कि मियां साहब के हवाले से बात शुरू होगी कि वो वापस आ रहे हैं। कल तो ये भी कह दिया गया और ये और भी लीडरान ने कहा कि दिसंबर तक वो वापस अयाज सादिक साहब ने भी कहा जल्द आ जाएंगे। इस तरह की बातें कल हो रही हैं, मरियम साहब भी कह रही हैं। वहीं पर अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 2 हफ्ते की रेस्ट पर चले गए, मेडिकल लीव उन्होंने ले ली है पॉलिटिक्स से। अब ये जो मामला देखिए, मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास कि वो वाकई सीढ़ियों से गिरे हैं या ये वो धक्का है जो मरियम नवाज ने कल उन्हें लगाया कि वो हमसे डरते हैं, हम उनसे डरते हैं। ये डरने का जो धक्का है ये उससे गिरे हैं या ये सीढ़ियों से गिरे हैं, ये इंफॉर्मेशन नहीं है मेरी। मैं तजिए की बात कर रहा हूं कि नजर ये ऐसे आता है कि ये जो कल तलखी पैदा हुई है पार्टी के अंदर जिसमें मरियम नवाज को कहना पड़ा कि वो हमसे डरते हैं, हम उनसे डरते हैं, तो इस हद तक बात को आगे ले जाना पड़ा। तो आप इंटरप्रिटेट कर रहे हैं ना, आपने खुद ही कहा कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अंदर की क्या कहानी है वो छोड़ दें ना, वो
मुझे नहीं पता, मुझे वो तो नहीं पता। सामने आएगी तभी पता लगेगा कि उसमें क्या हो रहा है। लेकिन ये जो चैलेंज किए जा रहे हैं एक दूसरे को और डिफरेंट चीजों के ऊपर बात की जा रही है, कल एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म साहब को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जरा सीपैक के चाइना की हुकूमत को लिखें ऑडिट के लिए ताकि आपको पता लगे कि करप्शन हुई है या नहीं हुई है। और ये पूरी जो स्टेटमेंट चल रही होती है, फवाद चौधरी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके जवाब में, तो उन्होंने उनके जवाब देने के बजाय मजीद सवाल उठा दिए। देखिए एहसन इकबाल अपनी जगह बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान का भी मसला ये है कि वो सीपैक को कैसे तेज करें। जो चीन पाकिस्तान में चीजें भेजता है उसके मुकाबले में जो हमसे चीजें लेता है वो छठा हिस्सा भी नहीं है। मतलब चीन जो है वो 6 गुना चीजें हमें ज्यादा बेचता है और खुद छठा हिस्सा जो है वो हमसे लेता है। और फिर ये जो चीन जो है अभी कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में नहीं ला रहा। हमारी तवक्को ये थी कि चीन में जो बहुत सी इंडस्ट्री जो है जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है वो बंद कर रहे हैं, तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि वो लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है वो वियतनाम में और कंबोडिया में जो भेज रहे हैं उसके मुताबिक वो पाकिस्तान भेजें। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का मसला यह है कि पाकिस्तान में ऐसी इंडस्ट्री लगे जिसको हम बेच के जिसकी चीजें बाहर बेच के हम डॉलर कमाएं। और अगर हम ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जिसकी चीजें बाहर भेज के हम डॉलर वो आने वाली है ना, ऐसी इंडस्ट्री बनाने लगे हैं। वो भांग की कास्ट करने का प्लान बना लिया। उन्होंने कहा कि ये ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसा काम है। शिबली फराज साहब ने कहा कि जिससे अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में उन्होंने कहा अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट करेंगे हम। और देखिए पाकिस्तान कितना मुबादला जो है वो कमाने ला रहा है। आप तो मजाक कर रहे हैं। नहीं मजाक नहीं, शिबली फराज साहब ने कहा, शिबली फराज साहब इफ्तिताह कर रहे हैं, खबर है पूरी है। लेकिन भाई बात यह कि लोग हमें सुबह सीरियस बातें सुनना चाहते हैं। गवर्नमेंट का मंसूबा है और शिबली फराज साहब कह रहे हैं और आप कह रहे हैं ये सीरियस बात नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान एक सीरियस क्राइसिस में है। यहाँ डॉलर की कीमत जो है वो आसमानों को चली गई है। और डॉलर उन्होंने सोचा हमारे पास और कुछ तो है नहीं, कारखाने हम लगा नहीं रहे, तो भंग जो है वो बाद में 3 महीनों में डॉलर की कीमत 18 रुपए का इजाफा हो गया। अब मतलब यह कि वो चीज, इसका मतलब हर चीज की कीमत में 18 रुपए का इजाफा हो गया। ये वो वाहिद गवर्नमेंट है जिसने पिछले 3 से 4 माह में मुसलसल 20 रुपए तक का इजाफा कर दिया है पेट्रोल में। बीच में कोई गैप भी नहीं आया है। आपने 20 रुपए का इजाफा कर दिया। मैं 18 की बात कर रहा हूँ, डॉलर की बात कर रहे हैं, मैं पेट्रोल की बात कर रही हूँ। वो एक ही बात है, वो भी महंगाई है। अच्छा, अब जहां 20 रुपए महंगाई हो गई है तो पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज है। हम ऐसी चीजें पैदा नहीं कर रहे जो बाहर हम भेज के डॉलर कमाएं। डॉलर कमाने की जरूरत है, डॉलर कमाने की इंडस्ट्री लगाने की जरूरत है। शिबली फराज साहब आपसे एग्री नहीं करते। वो कहते हैं भंग की काश्त करेंगे हम, रिकॉर्ड नंबर बनाएंगे, बाहर बेचेंगे और डॉलर की प्राइस जो है वो नीचे आएगी, रुपए की कदर बढ़ेगी। आप शेख चिल्ली वाले किस्से सुबह सुबह लोगों को सुनाना चाहते हैं? शेख चिल्ली नहीं है, शिबली फराज साहब ने कहा, देखिए ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा भंग के पौधे से सुने जरा भंग के पौधे से कशीद करदा 1 लीटर CBD तेल की कीमत $10,000 है। 1 एकड़ से 10 लीटर की पैदावार होती है। एक बीज भी $12 का होता है। तो हम इन बीजों की पैदावार भी करेंगे और ये बीज भी एक्सपोर्ट करेंगे, भंग भी एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद अरबों डॉलर उन्होंने खुद कहा है कि वापस पाकिस्तान आने वाले। वैसे मैं इसको सीरियस नोट पे बात करना चाहता हूँ। जब आप ये भंग और चर्स जो है वो बाहर भेजेंगे तो पाकिस्तान में उसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। अगर उन्होंने जिक्र किया, ये आपने खुद भंग की बात सर। हाँ, मैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि चर्स भंग से ही बनती है, उसी तेल से बनती है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हम लोगों को नहीं बताते, ऐसा लोगों को फसलें जो है जो कपास होती थी, अब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग चर्स और भंग पीना शुरू कर दें, काम करना। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ भी तो कंज्यूम होगी ना, तो यहाँ भी लोग भांग और चर्स पिएंगे और काम नहीं करेंगे, तो जो काम पहले नहीं हो रहा और डॉलर पहले ही के बारे में। आपने जो नेगेटिव बात की है साहब, ये उन्होंने कहा है कि हम बहुत फख्र के साथ मंफी पहलू रखने वाली इस फसल का मस्बत इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर इसका पहलू नेगेटिव है, इसका मस्बत पहलू लेके आना, पॉजिटिव सोचें। उन्होंने ये बोला, ये देखें लिखा हुआ है। पूरी दुनिया इसका मजाक उड़ाएगी कि ये क्या लोग हैं, ये भंग की और अफीम की और चर्च की बातें कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि आप सीरियस बात करें, आप यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री लगाएं जिसको बाहर भेज के हम डॉलर कमा सकें। आपसे हम अगर 3 साल पहले ये शो हो रहा होता और आपसे हम बात करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मुर्गियां और अंडों की स्कीम शुरू करनी चाहिए, भैंसों और कट्टों की स्कीम शुरू करनी चाहिए, तब भी आप हमें यही कहते कि आप सीरियस बात करें, ये मजाक हो रहा है। हाँ भाई, बात यह है कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि दुनिया की जो यूनिवर्सिटियां वो ऐसे बच्चे पैदा कर रही हैं। अमेरिका हमसे इसलिए आगे है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटियां ऐसे बच्चे पैदा करती हैं, ऐसे स्कॉलर पैदा करती हैं, ऐसे आलम पैदा करती हैं जो ऐसी चीजें बनाती हैं, जो बोइंग जहाज बनाती हैं, जो रॉकेट बनाती हैं।
जो 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 कंप्यूटर बनाती हैं, जो फ्रिज बनाती हैं, एसी बनाती हैं और हैवी मशीनरी बनाती हैं, कारें बनाती हैं, आप वो बच्चे पैदा करने के बजाय आप कह रही है एक्सपर्टीज है, अपनी अपनी एक्सपर्टीज है। हम चाह रहे हैं कि जी हम अपना साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो प्रोजेक्ट पूरा डिपार्टमेंट है उसके तहत ये प्रोजेक्ट शुरू करें, हम भंग की काश्त करें, उसको हम बाहर जो है वो भिजवाएं, एक्सपोर्ट करें और अरबों डॉलर की मार्केट में अपना नाम डालें। अब आप जो कह रहे हैं वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जी, गवर्नमेंट तो इस हवाले से बड़ी पुरुमीद है और आवाम को इससे वो कह रहे हैं कि रिलीफ मिलेगा और वो इनडायरेक्ट जो है वो महंगाई के ऊपर फर्क भी आएगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अंजुम रशीद साहब आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है जो भी प्लान बनाने जा रही है आइंदा एक्सपोर्ट के लिए, उसमें जो भी उसमें चीज़ें शामिल करें, चाहे भंग है चाहे वो और मसनूआत हैं, लेकिन एटलीस्ट वो शुरू कर दे, क्योंकि अब हमें एक्सपोर्ट के साथ साथ पैसा चाहिए और पैसा अगर नहीं आएगा तो आप देख लीजिएगा आइंदा 2 महीनों में डॉलर जो है वो मजीद ऊपर जाएगा, पेट्रोल मजीद ऊपर जाएगा, उसकी वजह से महंगाई का जो तूफान मजीद आने वाला है वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बिल्कुल, और इसी के साथ मुझे अपने टेबल पर एक बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है जो पूरी वहां से लेकर यहाँ तक मुझे नजर आ रहा है कि नहीं है। और प्रोड्यूसर साहब थोड़ा सा ख्याल कर लें, आज वर्ल्ड कॉफी डे भी है, अभी तक हमने कॉफी नहीं भिजवाई है, ये जो है अच्छी बात नहीं है, लेकिन दुनिया भर में आज कॉफी को सेलिब्रेट किया जा रहा है और वर्ल्ड कॉफी डे सेलिब्रेट। बिल्कुल, और कॉफी की अहमियत जो है वो भी सबको मालूम होनी चाहिए कि ये सिर्फ ऐसे टूबैको है, इसके बहुत से फवायद भी हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं। और अक्सर लोग समझते हैं कि कॉफी की वजह से शायद आपको मैदे में आपकी तेजाबियत हो सकती है या कुछ और मसाले हो सकते हैं, ऐसा अलबत्ता नहीं है। वो एक्सट्रीम जब आप एक क्रॉस करते हैं तब होता है, एग्जैक्टली। लेकिन इसके साथ इसके बहुत से फवायद हैं जिसमें आपके वजन कम करने के लिए, आपके दिल की बीमारियों से बचाव के लिए और आपके दीगर मसाइल जो हैं उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल, और अबू सर ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, जब मुझे पिछले तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं कि मैं ब्लैक कॉफ़ी जो है वो हर रोज़ 1 कप ज़रूर कंज्यूम करती हूँ, लेकिन हमेशा जब मैं 1 कप से ज़्यादा करती हूँ तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादती हो गई है। लेकिन कॉफ़ी आपको फोकस रखती है, आपको कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करती है, इसके साथ साथ वजन कम करने में मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि दिनों में काम करती है। और ये तो आप अक्सर बताते भी हैं कि वजन कम करना है तो फिर आप कॉफ़ी ज़रूर पिएं। और ऑब्वियसली हम जिस साथ ज़रूर कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, क्योंकि लोग ये ना हो कि ज़्यादा शुरू कर दें। और फिर इसके और जो फवायद में है वो चर्बी को क्योंकि जलाता है तो उससे वजन भी कम होता है, फिर आपको एनर्जी आपको देता है, एनर्जी बूस्टर है। मतलब अगर आप काम करने के लिए अगर जा रहे हैं तो अगर आप कॉफ़ी का 1 कप पी लें तो आपके अंदर एनर्जी आ सकती है, ये भी आप बता सकते हैं। और दिल की बीमारियों का जैसे हम जिक्र कर रहे थे तो वो डायरेक्टली जो है वो लिंक करती हैं आपकी वेन्स यानी कि शरियानों से, और शरियानों में अगर रुकावट हो तो दिल की बीमारी भी हो सकती है। तो चंद प्यालियां अगर आप कॉफ़ी की पी रहे हैं दिन भर में तो शरियानों में पैदा होने वाली ऐसी रुकावटों से बचा जा सकता है। फिर इसके साथ साथ उन्होंने 25,000 ऐसे मर्दों खवातीन मुलाजिमीन का भी मुताला किया, जो एक पूरा डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट, जो अपने दफातर में मुस्तकिल तौर पर तिबी मुआयना करवाते हैं। और इस तहकीक में ये पाया गया है कि जो लोग दिन में मुतादिल मिकदार यानी कि बिल्कुल एक लिमिटेड जो 3 से 5 प्याली बनती हैं, लेकिन आपके बॉडी टू बॉडी ये डिपेंड करता है, उनमें दिल की बीमारी का इब्तिदाई रुझान कम पाया गया। ये एक तो यहाँ से बचत है आपकी, उसके बाद ये एंटी कैंसर खुसूसियात भी इसमें पाई जाती हैं, फिर दिमाग को तहफ़्फ़ुज़ भी ये फराहम करती है और फौलेज का खतरा भी इससे कम हो जाता है। तो एनर्जी बूस्टर भी है और नुकसानदेह असरात इसके कम है, बल्कि फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो आप एक मिकदार रखिए, दिन में इसका यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह एक सेहतमंद ज़िंदगी आप गुजारेंगे। और प्रोड्यूसर साहब इतने सारे फ़ायदे हमने नाजरीन को तो बताए हैं, लेकिन ये आपके लिए भी है। नुमान प्लीज़ कॉफ़ी भिजवा दें, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हम यहाँ आएंगे तो कॉफ़ी होनी चाहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, सिंध बलूचिस्तान के साहिली पट्टी समेत जो शहर जिसमें मौसम की अलर्ट जारी किया गया है उसमें हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और कराची भी शामिल है। तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई भी की गई थी और हवा की रफ्तार जो है वो इस कदर तेज़ है जिसकी वजह से लोग बेचारे परेशान फिर रहे हैं। लेकिन आपने अपना ख्याल खुद रखना है, ये बार बार हम आपको बिल्कुल। और इसके साथ साथ चूँकि गवर्नमेंट ने आज कराची में ऐलान भी किया कि आज छुट्टी होगी आम तातील की, वजह भी यही है कि लोग घरों में रहें, एहतियात करें। तेज़ हवाएं चल रही, तूफ़ानी हवाएं चलती रही हैं, उसकी वजह से बहुत सा नुकसान भी होता रहा है और इसकी वजह से आइंदा भी एक्सपेक्ट है, इसलिए ये भी अलर्ट जारी किया गया कि छुट्टी रखें और फिर एहतियात भी की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज साहब, जो कि हमें बताएंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है जिस पर इस वक्त हम लोग सभी परेशान हैं कराची और दीगर इलाकों को लेकर। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि जो इस वक्त तूफ़ान की जो सूरत हाल थी वो किस कदर बेहतर हुई है और क्या कुछ कमी आएगी बारिशों में या फिर आइंदा आने वाला 1-2 दिन जो है मुश्किल हो सकते हैं? देखिए, ये तूफान तो अपनी जगह पर बनने के इम्कानात हैं, इसलिए कि उसने गुज़श्ता रात से अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार की है। अब वो पहले डिप्रेशन था और अब डीप डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है।
लेकिन कराची और बकिया जो हमारा कोस्टल सिंध है उसके लिहाज से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जितनी तेज बारिशों का और आंधी वांधी चलने का खदशा या डर था, अब उतना नहीं रहा है। ठीक है। बारिश तो होगी लेकिन मॉडरेट टाइप होगी और किसी वक्त किसी जगह पर थोड़े वक्त के लिए हैवी स्पेल हो सकता है। लेकिन वो जो अर्बन फ्लडिंग का खदशा था वो अब चीज कम हो गई है कराची और बाकी जो सिंध के शहर हैं इनके लिए। अलबत्ता तेज स्पेल कराची में, कराची से ऊपर जामशोरो से ऊपर दादू, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो वेस्टर्न सिंध के डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें हो सकती है किसी जगह पर तेज स्पेल। ईस्टर्न सिंध में तो अब लाइट रेन ही है, उधर थरपारकर और उमरकोट बदीन साइड। जी ठीक है। सरफराज साहब, तेज बारिशों का सिलसिला तो चला है, जैसे आपने कहा कि अर्बन फ्लडिंग नहीं हो सकती, जो साहिली पट्टी मुतासर होने का खदशा था, समुद्री तूफान, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? वो भी देखिए असल में पॉसिबिलिटीज के साथ होता है ना कि साइक्लोन अगर सिंध के करीब से, सिंध के जो साहिली इलाके हैं इनके करीब से अगर नहीं गुजरता तो फिर खदशा जाहिर बात है कि कम हो जाएगा। राइट। तो अब ऐसा ही इम्कान है कि सिंध के साहिल से दूर से गुजरेगा, बलूचिस्तान के साहिल की तरफ बढ़ने का उसका इम्कान है। तो वहाँ के साहिल को है कुछ ना कुछ ज्यादा मुतासर होने का, लेकिन यहाँ अब इतना नहीं है। अलबत्ता समंदर के अंदर तो गियानी रहेगी, इसलिए फिशरमैन को बदस्तूर यही है हिदायत कि वो अगले 2 दिन तक खुले समंदर में ना जाएं। सही। तो सरफराज साहब, जो कि आपने कहा कि फिशरमैन को तो हिदायत ऑलरेडी दे दी गई थी, उन्होंने तो वापस भी बुला लिया गया था और कहा गया था अपने वापस आ जाएं क्योंकि इस तरह समुद्र में ना जाएं। तो ओवरऑल ये बताइएगा कि आइंदा कितने दिनों में ये एक्सपेक्टेड है कि ये सूरत हाल थम जाएगी, क्योंकि 2 से 3 दिन लग सकते हैं या 1 हफ्ता से हवाओं का सिलसिला? जी 2 या 3 दिन ज्यादा से ज्यादा। 3 अक्टूबर तक ही कहा गया था और आज 1 अक्टूबर हो गई, तो अगले 2 दिन, आज का दिन भी और अगले 2 दिन, और उसके बाद ये आगे निकल जाएगा, कम मतलब डाई आउट हो जाएगा ऑलमोस्ट ओमान या सदरुल ईरान की तरफ निकल कर। जी बिल्कुल सही। अच्छा सरफराज साहब, ये कहिएगा कि तेज हवाओं का सिलसिला, उस हवाले से क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? वो भी जारी और सारी रहेगा, क्योंकि कल कराची में खास तौर पर तेज हवाओं से खासा नुकसान भी हुआ है। जी तेज हवाएं तो रहेंगी जब तक वो समंदर में मौजूद रहेगा, आपके एरिया के करीब रहेगा, तब तक तेज हवाएं रहेंगी, यानी आज का दिन भी तेज हवाएं चलती रहेंगी, ऐसा ही इम्कान है। राइट। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमारे जो इस वक्त परेशानी थोड़ी आपने कमी की, क्योंकि ऑब्वियसली जब तेज़ बारिशों की तो प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। तो रबिया हमारे साथ है, कराची से हमारी नुमाइंदा, उनसे हम जान लेते हैं। रबिया, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ अभी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि तेज़ बारिशें तो अब एक्सपेक्टेड नहीं है, अर्बन फ्लडिंग तो नहीं होगी, लेकिन तेज़ हवाएं अलबत्ता ज़रूर चलेंगी। तो उसके हवाले से क्या अपडेट्स आपके पास और क्या तैयारी है गवर्नमेंट की? आज बिल्कुल तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई थी। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया था कि तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है, तो मुख्तलिफ इलाकों जिनमें जो है वो इलाके कुछ नागन चौरंगी हो गया है, नॉर्थ कराची के इलाके जो डूब गए थे पिछली बारिशों में, तो वहाँ पर जो है वो कश्तियाँ भी पहुँचा दी गई थी। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़्यादा बारिशों की जो है वो पेशगोई अब जो है वो ख़तरा टलना शुरू हो गया है कराची से। तो मौसम जो है वो इस वक्त खासा खुशगवार है, तेज़ हवाएँ चलेंगी। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ना सिर्फ गुलिस्तान जौहर, इसके अलावा जो है वो फेरियर हॉल में भी जो बिजली के पोल थे वो खंबे गिरने से गाड़ी और रक्षा को नुकसान पहुंचा। तो इसी तरीके की सूरत हाल जो है वो आज भी देखी जा सकती है। तकरीबन बताया जा रहा है कि हवाओं की रफ्तार जो 40 किलोमीटर फी घंटा होगी, आज जो कि खासी तेज है। आम दिनों में हम देखते हैं कि तकरीबन 28 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही होती हैं, लेकिन अब 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जब हवाएं चलेंगी तो मुख्तलिफ नुकसान का खतरा है। कल जो है वो एमरजेंसी के तौर पर बिलबोर्ड हटाने की हिदायत की गई, जो कि इससे कबल जो है वो ना सिर्फ मुख्तलिफ केसेस के बाद कहा जा चुका है कि बिलबोर्ड हटाए जाएं, लेकिन उससे कबल कोई इंतजाम नहीं किए गए। कल हंगामी बुनियादों पर जो है वो रात में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके बाद जो है बिलबोर्ड हटाए गए। सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो बिलबोर्ड्स का ही होता है या दरख्तों का होता है। तो तेज़ हवाओं से गिरने बिलबोर्ड्स तो हटा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी जो बिजली के पोल हैं और जो दरख्त हैं उनके गिरने से नुकसान हो सकते हैं। उसके हवाले से मेरा बिल्कुल सही। रबिया, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग पॉइंट ये आया है कि बताया ये जा रहा है, प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि रुख चुके चेंज हो गया है, तो अब तूफानी बारिशें जो प्रेडिक्ट की जा रही थी वो कराची, ठिट्ठा, बदीन और दादू में नहीं होंगी। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और जो हमने अपडेट आप दे दें कि कोरोना के हवाले से, चूँकि पाकिस्तान कोरोना के केसेस
काफ़ी हद तक कम हुए हैं। और एक पॉजिटिव बात कि बहुत अरसे बाद 2.87% पॉजिटिव आई है रेशो, जो कि 3 से नीचे, और याद है आपको सिविल हम 7-8 में बहुत परेशान रहते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कम हुई, तो वैक्सीन में अब तेज़ी मजीद आ जाएगी। बिल्कुल, और एक दिन में 1411 अफराद में वायरस की तस्दीक भी हुई है, लेकिन आज से डेडलाइन खत्म हो गई है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई कहीं पर आपको अकोमोडेट नहीं किया जाएगा, वो चाहे शॉपिंग मॉल्स हो, वो चाहे आपने सफर करना हो, अंदरून सफर करना हो या फिर जहाज पर सफर करना, आपको कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। तो घर से अगर निकलना है तो सीधा जाना है पहले वैक्सीन लगवाने, फिर आपको कहीं और कैटर किया जाएगा। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे कि ऐसे टैलेंट के ऊपर जो कि पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत है, और अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो पाकिस्तान मजीद आगे जा सकता है। साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर नस्ट यूनिवर्सिटी साथ इश्तराक किया गया पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन और यूनेस्को का। उसके अंदर जो इश्तराक था उसमें 5 स्टूडेंट्स और 2 फैकल्टी मेंबर्स थे, और क्या ज़बरदस्त काम किया कि यूनेस्को ने भी उसको अप्रूव किया और फंडिंग भी की, ताकि ये प्रोटोटाइप जो है बना सके इस प्रोजेक्ट का। और उनकी मशीन जो है वो प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग है, जो मैं समझती हूँ कि हमारे एनवायरमेंट में और हमारे इर्द गिर्द में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट साबित हो सकती है। इस पर हम बात करेंगे जी। असिस्टेंट प्रोफेसर जो इस टीम का हिस्सा हैं, डॉक्टर मोहम्मद तकी मेहरान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब वक्त देने के लिए। ये कहिएगा, ये जो पूरा एक प्रोजेक्ट 5 स्टूडेंट्स ने, जिसकी सुपरविजन 2 टीचर्स ने की, आप उसमें शामिल हैं, कैसे ये आइडिया आया और क्या है ये बेसिकली प्रोजेक्ट? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। असल में हम लोग नेस्ट के स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर एक पूरी टीम है जो रिसर्च कर रही है, और हमारा ओवरऑल थीम ये है कि प्लास्टिक को इंस्टेड ऑफ डंप करें, हम इंस्टेड ऑफ उसको फेंक दें, ज़ाया कर दें, हम उसको अपग्रेड करें कुछ ऐसी प्रोडक्ट में जो कि यूज़ हो सके फॉर दी डिफरेंट एप्लीकेशन। तो ये वाला आइडिया हमारा ऐसा था कि इसमें प्लास्टिक वेस्ट को डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे, अपग्रेड करेंगे, और हम बनाएंगे इससे टाइल्स, वो टाइल्स जो फुटपाथ के ऊपर यूज होती हैं। अच्छा। तो एक्चुअली ये था कि पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन और यूनेस्को ने एक कॉल की, कि उन्होंने आइडियाज के लिए कॉल की पूरे पाकिस्तान से, और हमने भी आइडिया पिच किया कि हम एक लो कास्ट मशीन बनाएंगे, और वो लो कास्ट मशीन जो है विद इन 3-4 lakhs बन जाएगी, और वो एक्चुअली प्लास्टिक वेस्ट को डायरेक्टली ईंटें बना सकेंगे हम उससे, और दैट वुड बी यूज्ड फॉर द फुटपाथ। जबरदस्त। तो बेसिकली ये रिसाइकलिंग करते हुए उसका यूजफुल किस तरह से बनाया जा सकता है, वो आपने सारा प्लान बनाया। तो ये बताइएगा कि कैसे आपने इसको किया, और फिर इसका जो रिजल्ट्स है वो कितना आपको लग रहा है कमर्शियली वायबल है, और क्या इसमें टाइम कितना लग सकता है? जी असल में ये हमारे पास टोटल जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो 2 months का है, तो वी नीड टू कंप्लीट इट विद इन 2 months। इस वक्त हमने इसका प्रोटोटाइप बना लिया है, और प्रोटोटाइप में ये है कि हमें बेसिक जो फ्यू ब्रिक्स हमने बना लिए, और उनको हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, इनिशियल लैब के रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आफ्टर 2 months हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि वी विल बी एबल टू एक्चुअली गिव अ प्रोटोटाइप ऑफ द मशीन दैट इज एबल टू मेक ब्रिक्स फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट। बिल्कुल सही, जबरदस्त। अच्छा ये कहिएगा कि ये कितना वायबल हो सकता है बाकी जगहों के लिए भी, अगर आप ये प्रोटोटाइप बना लेते हैं और कमर्शियली इसको ऑप्ट कर लिया जाता है एज प्रोजेक्ट, तो ये कितना वायबल है? जी वायबिलिटी का इस तरह है कि हमारा जो ओवरऑल डिजाइन है वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमें चाहिए होगा वो अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो उसको हीट अप करने के लिए वो बहुत कम है। तो हम ये कह रहे थे कि अगर हम इसको कंपेयर करें विद द कमर्शियल पेवमेंट टाइल्स जो कि भट्ठे में बनाई जाती हैं या किसी और प्रोसेस से, उसके कंपेरेबल इसकी कास्ट भी होगी और उसकी जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है वो भी उसके कंपेरेबल होगी। सही सही, ठीक है। तो बेसिकली चूंकि आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट तो बनाया, उसका रिजल्ट भी आने वाला है, तो ये बताइएगा कि चूंकि ये एक कंपटीशन था तो क्या तब सभी जो आइडियाज थे वो इसी से रिलेटेड था या डिफरेंट थे जो बाकी आइडियाज थे इस कंपटीशन में? जी इस कंपटीशन का ओवरऑल थीम जो था वो ये था कि पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन यूनेस्को से कुछ फंडिंग लेके ये चाह रहे थे कि स्टूडेंट्स और जो रिसर्चर्स प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं वो आइडियाज दें और एक लो कास्ट मशीन बनाएं। तो जो हमारे नॉलेज में है, बाकी आइडियाज का तो मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन हम लोग जो नेस्ट में इस वक्त काम कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक वेस्ट से हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाएं। तो उसमें से एक ये आइडिया है। सिमिलरली हमने इससे पहले एक काम किया था, उसमें ये था कि प्लास्टिक वेस्ट को हमने बिचुमेन बनाया था, ये जो तारकोल होता है जो रोड्स बनाने के लिए यूज होता है, ये हमने बनाया था। इसी तरह से हमारा एक प्रोजेक्ट था और जिसमें हमने प्लास्टिक वेस्ट से एलपीजी गैस बनाई थी। तो एक्चुअली चूंकि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और हम कैटलिस्ट पे काम करते हैं और मटेरियल्स हम ऐसे बनाते हैं कि हम उसको अपग्रेड कर दें। तो हमारा आइडिया भी ये है कि प्लास्टिक वेस्ट को
हम डायरेक्टली अपग्रेड करें हाई एप्लीकेशन के लिए। तो उसमें फ्यूल भी हो सकता है, उसमें मटेरियल्स भी हो सकते हैं। Very nice, yeah. Well, thank you so much, Dr. साहब, for being with us and good luck for this project. I hope कि प्रोटोटाइप जल्द से जल्द कंप्लीट हो, टेस्ट मशीन बनाने का, और फिर वो कमर्शियली जो है वो मौजूद भी हो। और इस तरह की रिसर्चेस जो हैं वो यकीन जानिए ना सिर्फ आपके माहौल को फायदा पहुंचाती हैं बल्कि कॉस्ट कम कर देती हैं जो ऑलरेडी मैकेनिज्म और प्रोसीजर्स मौजूद होते हैं उससे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और एक और चीज़ आज सीखने के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, वो है चूँकि आज के दिन की मुनासबत से 1 अक्टूबर है, तो किसी माशरे में बुज़ुर्ग अफराद इंतहाई अहम असासा होते हैं, तो आज उनकी इज़्ज़त, उनकी जो ताज़ीम है उसके लिए ये रखा गया है दिन, ताकि बुज़ुर्गों की अहमियत आप अपने माशरे में जानें और उनकी कदर करें। हम तो बरकत समझते हैं जी, हमारे घरों में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी दुआओं की वजह से ही तमाम सिलसिला चल रहा होता है। ये हमारी अकीदत और ईमान का हिस्सा भी है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये सीखना होगा, जहाँ पर बड़ी तादाद में बड़ी तेज़ी से ओल्ड एज होम्स बढ़ रहे हैं, जहाँ पर बुजुर्गों का वो एहतराम, वो इज़्ज़त नहीं रही है। लेकिन एशिया में और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे सेगमेंट्स भी मौजूद हैं, ऐसी परसेंटेज भी मौजूद है जो इसको बिल्कुल ही निगलेक्ट। बिल्कुल, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में अब वो बात नहीं रही है। इधर हमने देखा है कि हमने रिसेंटली जो न्यूज़ डिस्कस की हैं, जो इश्यूज़ आ रहे हैं, उसमें ओल्ड एज होम्स के हवाले से हमने जिस तरह से कवर करते हैं, तो यहाँ पर भी ये मसला इशू एग्जिस्ट करता है, आप डिनाई नहीं कर सकते। ये बढ़ रहा है, तो इसकी अवेयरनेस पाकिस्तान में बड़ी ज़रूरी है। बुजुर्ग आपके वालिदैन हो या घर में दीगर जो बुजुर्ग आपके अंकल्स हो सकते हैं, आंटियाँ हो सकती हैं, या आपके जो दादा दादी हैं, ये तमाम आपके लिए काबिल इज़्ज़त हैं। इनकी इज़्ज़त कीजिए, इनसे सीखिए, ना कि आप उनको ऐसा शो करवाएं कि अब आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो बस आप एक कमरे में बैठ जाएं चुप करके और बस हमें देखते रहें कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ही है कि ये धूप में आपके लिए छाँव की हैसियत रखते हैं। तो अगर आप इनकी कदर करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा और ज़िंदगी में आपको मज़ीद कामयाबी भी मिलेगी। बिल्कुल, अपने बुजुर्ग को इज्जत करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कल को यही सलूक आपके साथ भी होगा। लाइफ इज अ सर्कल, ये घूम फिर के आपके आगे आता है। सो आप इज्जत देंगे तो आने वाले वक्त में अगर आप बूढ़े हो गए और तब तक जिंदा रहे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। और बुजुर्ग किसी भी हैसियत में कहीं पर भी हो सकते हैं। आपसे बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो बुजुर्ग होते हैं, तो बुजुर्ग मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस पर मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक में। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, आज दुनिया भर में वर्ल्ड स्माइल डे मनाया जा रहा है। जी हाँ, मुस्कुराहट का आलमी दिन है, तो बड़ी बड़ी मुस्कुराहट जो है वो आपके चेहरे पर होनी चाहिए और रंजिशें, कुदावतें सब खत्म कर देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो स्माइल है ये बड़ा इम्पैक्ट रखती है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी, आपके जहनी तनाव के ऊपर भी, परेशानियों के ऊपर भी और एंजाइटी के ऊपर। बिल्कुल, आज वर्ल्ड स्माइल डे तो है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज पाकिस्तान में कोई स्माइल कर नहीं रहा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कर नहीं पा रहा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से महंगाई का तूफान आया, और सुबह जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मेरे हेल्पर स्माइल करके देखा, जब उसने मैंने बताया कि क्या पेट्रोल वाकई महंगा हो गया, तो उसने आगे से स्माइल दी है। वो स्माइल है जो परेशानी की है। शायद वो तो आज पाकिस्तान के बहुत से शहरियों के चेहरे पर होगी, लेकिन जो एक अंदर से खुशी की स्माइल होती है वो किसी के चेहरे पर इसलिए नहीं है क्योंकि डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, आटा, चीनी, चावल, जो भी आप चीज़ उठाकर देख लें, सब चीज़ें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं और आगे आइंदा आने वाले दिनों में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि बेहतरी। बिल्कुल, और पेट्रोल का एक और बॉम्ब जो कल हुकूमत ने गिराया, अबूजर मुझे अभी ब्रेक में कह रहे थे कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि जितना है उतना ही ऑलमोस्ट बढ़ा देंगे। आपने कहा 20-30 पैसे, झूठ नहीं बोले, आपने बोला 20-30 पैसे, तो मैंने उन्हें कहा कि कौन से जमाने में रह रहे हैं, 20-30 पैसे बढ़े हुए तो बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन 127 कुछ पैसे जो कि ऑलमोस्ट अब 128 रुपए हैं जिस पर पेट्रोल मिलेगा, अवाम बेचारे बिलबिला रहे हैं। और आपने जैसे कहा कि वो स्माइल नहीं कर पा रहे, तो वो क्या रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन आपकी महंगी हो जाती है, हर चीज़ की प्राइस ऊपर चली जाती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ कंट्रोल करे इन चीज़ों के ऊपर। ये बढ़ा रहे हैं, गरीब बंदा तो वैसे ही बिल्कुल पिस गया। जिनके पास पैसा वो तो डलवा लेंगे, गरीब बंदा क्या करेगा। हुकूमत को ये नोटिफिकेशन वापस लेना चाहिए और कीमतें बजाय के बढ़ाने के कम करनी चाहिए। और अभी आलमी मार्केट में भी इतना रेट नहीं है जो हुकूमत ऊपर डे बाई डे लेके जा रही है। ये तो हर महीने जो है ना हुकूमत जो है ना ओगरा जो सजेशन कर रही है, समरी भेज रही है, वो 2 रुपये भेज रही है, हुकूमत 5 रुपये महंगी कर रही है। तो मैं तो इनसे ही अपील करूँगा कि आवाम का थोड़ा ख्याल करें, ये ना हो कि इलेक्शन में फिर नवाज शरीफ वाला हाल इनका हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडी दे
ताकि बाकी चीज़ें जो महंगी हो गई हैं ना उसको यहाँ से ऑफसेट किया जाए। जो गरीब तबका है, मुतवसत तबका है, उनको रिलीफ मिलना चाहिए। कम करें पेट्रोल की कीमत, जो कम से कम जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं वैसे करें, जब भी हो वो करें। अगर बाहर सस्ती भी होती है पेट्रोल तो इधर जो है महंगा कर देते हैं। आम आवाम का ज़रूर ख्याल रखें, ये ना हो कि वो वक्त आए कि सारे लोग आपके खिलाफ सड़कों पे खड़े हों। तो उनको भी ये सोचना चाहिए ना, जो बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि गरीब आदमी घर का चूल्हा कैसे जलाएगा। तनख्वाह 20,000 रुपये, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा। हमारी खाल खींच लें, हमारी खाल के अंदर कीमा भर दें कोई, और कीमे के समोसे इमरान खान को पेश करें तो बिल्कुल बढ़नी चाहिए। अगर हमें जिंदा रहना देना चाहते हैं तो फिर नहीं बढ़नी चाहिए। आए दिन हर चीज़ महंगी करें, हर चीज़ महंगी, कोई असर नहीं है इनके ऊपर। हुक्मरान ऐसे हैं, अल्लाह ताला इनको कहीं ले जाए तो ले जाए। बहुत अवाम तंग है इनसे। बेसिक ज़रूरत है और इंसान को चाहिए, लाजमी सी बात है। पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी। बस यही है कि कोशिश करें कोई इसके ऊपर इक़दाम लें इस हवाले से। बाकी यही कहना चाहूँगा, खान साहब अब बर्दाश्त नहीं होता। पहले परेशान थे, मज़ीद परेशान हो जाएंगे। इमरान खान ने मेरा घर क्यों हमारा, हम क्या कर सकते हैं। 125 से पहले जब 5 पे बढ़ जाएंगे 130 हो जाएगा। गरीब जो पहले पिछले घी महंगा है, आटा महंगा है, बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी। अफसोस है, इसमें कोई शक नहीं है। सिमल, एक शख्स ने कहा कि खान साहब अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता। देखिए वो कितने प्यार से बोल रहा था, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो सपोर्टर रहा इस गवर्नमेंट का, और अब हालात ऐसे आ गए हैं कि घबराने से आगे बात हो गई है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये बड़े अफसोस की बात है। मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा फवाद चौधरी साहब को, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं। उन्होंने कल एक प्रोग्राम में कहा कि आप चंद लोगों के मसाइल हैं, ये महंगाई होना, और मैंने तो बहुत ज़्यादा किसानों को देखा है, वो बहुत खुश हैं, उससे जुड़ी जो मईशत है वो बहुत खुश है, लोगों के पास पैसा है। बाइक एक बार फिर उन्होंने ये बात की कि बाइक्स जो है बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नंबर पर लोग खरीद रहे हैं। तो महंगाई है लेकिन बहुत थोड़े लोगों के लिए, लेकिन ये थोड़े लोग नहीं है, ये करोड़ों में है। इसका उन्हें एहसास करना चाहिए। अगर ये एहसास नहीं करेंगे तो फिर लोग भी उनको कभी याद नहीं करेंगे। ये डिनायल फेज है जो हुकूमत को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है अपनी गवर्नेंस में, जो आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहे। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, उनसे अब बात करेंगे। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमेशा हम आपसे सवाल पूछते हैं, रीजनिंग करते हैं कि डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है, पेट्रोल महंगा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, क्या कोई और चारा नहीं। आज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या गवर्नमेंट का ये जो डिनायल फेज है, जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कोई गुर्बत नहीं है, ये पंजाब के और ये थोड़े से लोग हैं जो नौकरी करते हैं उनका मसला है, बाकी सारा तबका खुश है। बड़े लोग कहते हैं जी 27 लाख लोगों ने टूर किए और वो नॉर्दर्न एरियाज में चले गए, तो पाकिस्तान तो खुशहाल है, गुर्बत नहीं है यहाँ पर। क्या वाकई में गुर्बत नहीं है? ये मजाक उड़ा रहे हैं उन लोगों का जिनका जीना दो भर हुआ हुआ है। बात ये है कि अभी प्लानिंग डिवीजन ने ये कहा है कि हुकूमत ये कह रही है, वजारत खजाना, कि बेरोजगारी की शरह 6.5% है। वो ये कहते हैं 6.5 नहीं है, ये 16% है। बात खत्म हो गई ना। ये झूठी बातें कर रहे हैं। अगर हम इनके जवाब देने पे लग जाएं तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। असल में तो ये है कि सारी पॉलिसियां इनकी नाकिस हैं। मैं आपको बता दूं कि अब इन्होंने ये कहा था कि 2018 में पाकिस्तान की मईशत दिवालिया हो गई थी, ये खुद ही कह रहे थे ना, दिवालिया हो गई थी। मैं ये कह रहा हूं कि इस साल के जो माशी इशारिये हैं 12, वो उससे खराब हैं जो 2018 में थे। राइट। और वो चीज वो है जो मैं तो डॉक्यूमेंट पे बात करता हूँ, कोई हवा में तो बात करता नहीं। शरह नमू आपकी उस वक्त 5.5 थी, अब 3 साल में आपकी 1.9 है। उसके बाद महंगाई सारी दुनिया को पता है, खुद ये कह रहे हैं 8.4 है, इनको विरसे में मिली थी 4.7। कर्जों में इनके इजाफा हुए 18,000 अरब रुपए का इनके 3 साल में, जबकि आज़ादी के 66 साल बाद जो कर्जे मजमूई थे वो थे 16,000 अरब रुपए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरा है, गुर्बत बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान में महंगाई खित्ते में सबसे ज्यादा है। अब उनको भी आप कहते हैं कि वो गलत कह रहे हैं, 22 करोड़ अवाम भी गलत कह रहे हैं, मीडिया भी गलत कह रहा है। मीडिया तो प्रोपेगेंडा कर रहा है जी। कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मीडिया का तो अपना प्रॉब्लम है, सैलरीज नहीं बढ़ती, इनको सैलरीज नहीं मिलती तो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हमारे ऊपर तो ये इल्जाम पिछले 3 साल से लगा ही हुआ है। नहीं, देखिए ना, ये तो अहमकाना बात है, एब्सर्ड बात है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जब कहा कि खित्ते में महंगाई पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, और शरह नमू, देखिए शरह नमू जो है, ग्रोथ रेट जो है, उन्होंने ये कहा कि भारत जहां मोदी की नहुसत है वो 7.5 है,
बांग्लादेश 6.8 है और पाकिस्तान 4 है, तो उसको भी आप झुटला दीजिए। जी बिल्कुल सही आपने कहा शाहिद साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। झुटलाने के लिए तो ये तैयार रहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि जो झुटला रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो सबको नजर आ रही है। अब जिस तरह से पेट्रोल बढ़ा है, कल बड़े आराम से मादा साहब ने कह दिया कि हम ज़्यादा बढ़ा सकते थे, अभी हमने कम बढ़ाया, हमारे पास कैपेसिटी है अभी, मतलब हम अभी भी हम बोझ है, अभी भी उन्होंने हम पे एहसान किया, उन्होंने ये बता दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में इंसान जो पाकिस्तान में बच रहे हैं वो क्या करें? देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, मजीद इजाफा होगा। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। वो उसकी वजह पहले तो हमें समझनी है कि ये हुकूमत जो है, पाकिस्तान में जो ताकतवर अशराफिया है, दौलत लूटने वाले हैं, टैक्स चोरी करने वाले हैं, उनको बेतहाशा मराद दे रही है, जो ना दुनिया में कभी दी गई ना पाकिस्तान में दी गई, ये रिकॉर्ड पर है। तो उसके नुकसानात भी तो पूरे करने हैं ना, वो नुकसानात इनको पूरे करने, चाहे उसके लिए इनको कानून तोड़ना पड़े वो भी तैयार हैं, और अगर नया कानून बनाना पड़े उसको भी तैयार हैं। हुकूमत और स्टेट बैंक की पॉलिसियां पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए तबाहकुन है, नंबर 1। और मैं आपको सिर्फ एक जुमला बता दूं, और जो आप बात करना चाहते हैं कर लें, कि इमरान खान साहब ने जो कौम से वायदे किए थे इलेक्शन से पहले 10 नुकात हिकमत अमली में, अगर उस पर अमल करें, आज की तारीख में 20 रुपया लीटर कमी की गुंजाइश है। अच्छा, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 20 रुपया लीटर। कैसे? और दूसरी बात थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा शायद साहब। वो कहते हैं हम तो लीवी टैक्स 5 रुपए ले रहे हैं, हमारा टैक्स उतना नहीं है जितना नून लीग की हुकूमत में लिया जा रहा था पर लीटर पेट्रोल पे। नहीं, देखिए ना, ये बातें तो बेकार की बात है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। खेल तमाशा क्या हो रहा है, इनके पिछले 5 महीने आप देख लीजिए, उसे 4.5 महीने, इसमें डॉलर 19 रुपए गिरा है। बिल्कुल, एक डॉलर रुपए गिरा है, माफ कीजिएगा। अब सवाल यह है कि अगर मई में जो इंपोर्ट हो रही थी तेल की, अगर $100 की थी, तो जो 15,200 रुपए होते थे पाकिस्तानी करेंसी में, उसका टैक्स लिया जाता था, कस्टम ड्यूटी सेल्स टैक्स उस पर लिया जाता था। अब जो हो रहा है, ये 19,200 पे टैक्स लिया जाएगा, यानी तो ये जो इजाफी रकम पे टैक्स लिया जा रहा है, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये सारे आप ले रहे हैं ना आवाम से, उस इजाफी रकम पे ले रहे हैं। तो अगर इसका मतलब हाल की मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी या पाकिस्तान में रुपए की कदर गिरेगी, उसका हुकूमत को फायदा होगा। फी लीटर क्यों नहीं लेते, मैं पूछना चाहता हूँ। आप ये कह देंगे हम 1 लीटर पे 10 रुपए टैक्स लेंगे, है ना, लेकिन आपने रुपए की कदर एक तरफ गिरा रहे हैं जिससे आवाम कुचले जा रहे हैं, दूसरी तरफ उस पर आप टैक्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन साहब, ये बड़े टेक्निकल पॉइंट है आपने जो उठाया है। एक इशू साथ ये जोड़ दीजिएगा कि गवर्नमेंट कहती है कि जी IMF की रिस्ट्रिक्शंस हैं तो हमने सब्सिडी नहीं देनी है, इसलिए लोग कहते हैं कि आटा, चीनी और दीगर अशिया पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। और यहीं पर पेट्रोल के हवाले से भी कहा जाता है कि IMF की डिमांड है कि पाकिस्तान इसमें से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करे। उसके हवाले से ये साथ जुड़ी बात है जो आप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गलत नहीं, झूठ है। ओके, देखिए मेरी बात आप समझें, इसमें टेक्निकल मैं कुछ नहीं बात कर रहा। 100 रुपए की आपने तेल इंपोर्ट किया, अब आपको आज 19,200 रुपए आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने रुपए का 17,200, क्योंकि आपने रुपए का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब जो आप टैक्स लेंगे वो 17,200 पे लेंगे, बिल्कुल ठीक, कस्टम ड्यूटी उस पे लेंगे, सेल्स टैक्स भी लेंगे। फिर आपने 610 अरब रुपए का भत्ता पेट्रोलियम लेवी पे इन्होंने बजट में रखा है। जो 2018 था उस वक्त जो था 180 अरब रुपए था। तो ये जो भत्ता आप लेंगे और ये जो आप रुपये की डिवैल्यूएशन से इसके कीमतें बढ़ाएंगे, कस्टम ड्यूटी भी बढ़ाएंगे, सेल्स टैक्स भी बढ़ाएंगे, तो कीमत, और फिर आप ताकतवर तबकों को मराद देंगे, कानून तोड़ के मराद देंगे। स्टेट बैंक कानून तोड़ रहा है, मैं आपको बताऊं, मैं ये अल्फाज में दोबारा दोहराने के लिए तैयार हूँ। स्टेट बैंक कानून तोड़ रहा है, हुकूमत पाकिस्तान कानून तोड़ रही है, अवाम को कुचलने के लिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ जो है ताकतवर तबकों को, माफिया को मराद देने के लिए, जो ना पाकिस्तान में दी गई, ना कभी पाकिस्तान में दी गई, ना बाहर दी। जी सिद्दीकी साहब, जैसे आपने ये जिक्र किया, ये बड़ा वैलिड आपका पॉइंट बनता है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, और ये रिसर्च के जो लोग हैं वही या तो समझ सकते हैं या सामने ला सकते हैं पॉइंट्स। अब ऐसे में चैलेंज क्यों नहीं किया जाता फिर हुकूमत के ऐसे डिसीजंस को, अवाम को रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जाता, ऐसे लोग जो इसको समझते हैं। अब आपने कहा मजीद पेट्रोल बढ़ेगा, दैट मीन्स कि अक्टूबर नवंबर में एक और तूफान महंगाई का आएगा, हम तो पहले ही दबे पड़े हैं इस तूफान में। नहीं, मैंने तो आपसे कहा 20 रुपए लीटर जो कभी की गुंजाइश है, लेकिन बढ़ेगा, लेकिन रुपए की कदर भी अभी और गिरेगी, आप देखते जाइए। अभी गुर्बत भी और बढ़ेगी, बेरोजगारी भी और बढ़ेगी, महंगाई भी और बढ़ेगी, इसमें कोई शुबा किसी को नहीं होना चाहिए। मैं तो आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ क्यों हो रहा है ये। देखिए, रुपए की कदर 19 रुपए कम हुई मई से अब तक। मैं पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान में ऐसा कब हुआ था, क्यों हुआ? सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। मगर बताऊं कि हुआ क्यों है। वो हुआ इसलिए है कि आपने जो नाकिस माशी पॉलिसियां अपनाई हुई हैं, नंबर 1,
माशी अशारिये बिगड़ रहे हैं। मिसाल एक ही दे दूं आपको, करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल 15 अरब डॉलर होगा, 15 अरब डॉलर, जो खौफनाक हद है। उसकी वजह से सारी तबाही है। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक ने क्या कहा है, तहरीरी तौर पर क्या कहा है चंद हफ्ते पहले, पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट इस माली साल में 2 से 3% ऑफ जीडीपी रहेगा। 2% ऑफ जीडीपी का मतलब है 6 अरब डॉलर। अच्छा, अब आप 15 अरब डॉलर पे जा रहे हैं, जो खौफनाक हद है। तो आप तो लीपापोती छुपा रहे हैं कौन से? तो 15 अरब डॉलर तो 2017 में भी नहीं था, जो आखिरी साल था इलेक्शन से पहले, और 2019 में भी नहीं था। तो जब ये मजाक तो खुल ही जाता है ना साहब, लोग मान ही जाते हैं कि ये स्टेटमेंट कुछ और आ रही है, महंगाई कुछ और कह रही है, और तजाद जो है वो खुलकर सामने आ जाता है, इनका झूठ भी सामने आ जाता है फिर, जैसे आप बता रहे हैं। नहीं, देखिए, पहले बात वजह यह है कि मीडिया की बात अगर करें तो उनका 80% टाइम जो है वो तो सियासी बातों में लगता है, और जो आप जो है लेकिन अब तो मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल शोज भी होते हैं उसमें महंगाई की बात ही हो रही होती है उनसे भी, क्योंकि अब आवाम का जो मसला है वो फैक्ट्स के साथ बात नहीं करते, उसको तो लोग मानते नहीं। मैं आपको एक बात फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको। 2018 में पाकिस्तान की मईशत को ये कहते हैं कि दिवालिया थी, ठीक है ना, आज कहते हैं मईशत बहुत अच्छी हो गई। मैं आपको 12 पॉइंट्स बताता हूँ, 12 जो 2018 से आज खराब है। तो अगर वो दिवालिया थी तो ये क्या है, एक सवाल है ना। लेकिन ये जो 12 मैं बातें बता रहा हूँ, ये हुकूमत के रिकॉर्ड में आपने बिल्कुल बताया, ये पॉइंट्स आपने जो बताए हैं, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जिस तरह बताया कि मौशी इशारिये जो है वो नेगेटिव हैं, ये तमाम पॉइंट्स भी आप जिक्र कर रहे हैं। अब क्या किया जाए, डॉलर भी मजीद बढ़ेगा, आप पेट्रोल भी बता रहे हैं, एलपीजी के हवाले से भी आ गया कि वो भी बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई है, उसमें भी 343 रुपये घरेलू सिलेंडर की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। अब ये जो इशू है एलपीजी के रेट्स के हवाले से बात हो रही है, उसके भी इम्पैक्ट आपको पता है कि घरेलू तक, सार्फिन तक पड़ता है, इंडस्ट्री तक पड़ता है, इससे भी महंगाई आएगी। तो इसका मतलब है हर जानिब अगर देखें तो महंगाई बढ़ती जा रही है, कंट्रोल इनसे कुछ भी नहीं हो रहा, मैनेज कहीं पर नहीं हो रहा। नहीं, महंगाई का है, अभी गुर्बत मैंने आपसे बताया है, बेरोजगारी मैंने आपको बताया है, ये भी बढ़ रही है। लेकिन एक और खतरा भी सर उठा रहा है कि हमारी हुकूमत जो है वो सारा जोर लगा रही है बैरूनी इमदाद, बैरूनी कर्जे लेने पे। उधर अमेरिका ने सेक्शन 202 का तहत एक बिल दे दिया है जिसपे सारे इल्जाम पाकिस्तान पे डाल दिए हैं, और वो वहां से आपको न्यू गिरेम के तहत हमारे गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम अपने बरामदात बढ़ाएं, अपने वसाइल बढ़ाएं, हम बैरूनी कर्जे लेते चले जा रहे हैं। 27.2 अरब डॉलर के कर्जे इन्होंने बढ़ा दिए हैं, और 18,000 अरब रुपए के मजमूई कर्जे बढ़ गए हैं। तो ये कहाँ गए हैं? ये तो पिछले दौर में तो कभी इतने नहीं बढ़े थे। तो ये जो 18,000 अरब के कर्जे बढ़े हैं, जो 27 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे बढ़े हैं, ये कौन से प्रोजेक्ट में लगे हैं, हमें पता तो चल जाए। सवाल ये कि बरामदात आपकी बढ़ नहीं रही है, और आपकी रेमिटेंसेस बेतहाशा आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो पैसा यहाँ रुकता नहीं, और उससे आपको टैक्सों को भी नुकसान हो रहा है। मुझे पाकिस्तान वाहिद मुल्क के खित्ते में जिसकी तरसीलात ज्यादा है, बरामदात कम है, बिल्कुल देख लीजिए। लेकिन अभी 2 साल पहले नहीं था। तो जब आप सारी पॉलिसी ऐसी बनाएंगे लीपापोती की, और मैंने तो आपसे रिकॉर्ड पे कहा है कि जो इनके आदाद शुमार स्टेट जो रिकॉर्ड पर होते हैं स्टेट बैंक के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, वो कुछ और होते हैं जो सही होते हैं ज्यादातर, और ये तकरीरों में जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं। तो आप उनकी तकरीरों को प्रोजेक्ट करते हैं, कौन जाके उन किताबों से निकाल के, मैं जो बात करता हूँ आदाद शुमार इनकी किताबों के हैं या प्रोजेक्शन है, जो दुनिया आलमी बैंक कह रहा है। जो हमारे यहाँ बात हो रही है सियासत पर, तो जो माशी प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें सियासतदान बैठ के एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक जुमला एक बोलता है, उसके काउंटर में दूसरा जुमला बोलता है, आवाम की रिप्रेजेंटेशन बीच में से गायब हो जाती है, टेक्निकलिटीज और जो असल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उस पर कोई बात नहीं करता। अगर उस पर बात की जाए तो शायद हुकूमत लाजवाब भी हो जाए। लेकिन आपने कहा कि हुकूमत की पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स, हुकूमत एक नया प्रोजेक्ट ला तो रही है, अरबों डॉलर की मार्केट में पाकिस्तान का नाम बनाने जा रही है। जी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? भंग की काश्त, बीज जो $12 का है, हम बीजों की भी पैदावार शुरू कर देंगे, शिबली फराज साहब कह रहे हैं, और अरबों डॉलर का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, बात ये थी कि जब ये तशरीफ लाए थे तो ये कहा था कि जी पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान बाहर से नहीं आता था क्योंकि लोगों को पर हुकूमत का एतमाद नहीं था। ऐसी बिल्कुल। अगर मैं आपसे बताऊं कि 2018 में पाकिस्तान में बहरान था, आपको पता है, नवाज शरीफ साहब डिसमिस हो गए थे, कोर्ट में केस चल रहे थे, इलेक्शन ईयर था। उस वक्त, उस साल जब दिवालिया था, हुकूमत और स्टेट बैंक के मुताबिक जो बैरूनी सरमायाकारी आई थी वो आपकी 2020 में भी नहीं आई, 2019 में भी नहीं आई, 2021 में भी नहीं आई। तो ये क्या बातें कर रहे हैं? वो आप स्टेटमेंट निकाल के देखें, आपके वो पेज आपके सामने कर दूंगा स्टेट बैंक का। ये बातें छोड़िए, ये करेंगे, ये करेंगे। मुझे ये बताइए अब क्या, अभी तक आपने क्या किया है?
ये बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। वो लोगों को अब दूसरी बात मैं आपको टैक्सों की वसूली का बड़ा शोर चल रहा है। इन 3 सालों में इन्होंने टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं किया। अगर ये कहते हैं मुबारकबाद पिछले साल भी दी, वो गलत है। वो रिवाइज कर लेते हैं ना, अपना जो टारगेट है वो पहले कम करते हैं और फिर कहते हैं हमने वो अचीव कर लिया। वो तो इनका तरीकाकार है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस साल जो अभी मुबारक सलामत कर रहे हैं, पहले तो आप ये देखें कि ये टारगेट बाकी क्या अचीव होने जा रहा है। आप अवाम पे कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के कोशिश कर रहे हैं, कर लें, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अवाम पर जाते हैं इस हुकूमत के दौर में वो मिक्स बड़ी है, और इनकम टैक्स जो लोगों से लिया था आमदनी से वो गिरा है, से कम ही रहा है और ज्यादा फर्क पड़ गया। अब शायद साहब अगर जाते जाते आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लें जो क्विकली कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है इस वक्त कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रही है या कोई ऐसा पॉलिसी नजर आ रही है कि शॉर्ट टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म होता है कि जी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इंडस्ट्री बेहतर करनी है, कुछ फॉरेन कुछ रिलीफ मिल सके, कुछ किया जा सके, या खान साहब जो है वो कहते हैं वो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला? देखिए मैं आपको 2 जुमले में बता देता हूँ। जब इस हुकूमत के 5 साल खत्म होंगे जी, तो उस वक्त पाकिस्तान की औसत ग्रोथ रेट मईशत की जो होगी वो 3.3% सालाना होगी। इनको मिली थी 5.5%। इनके 5 साल जब खत्म होंगे तो महंगाई उससे बहुत ज्यादा होगी जो 2018 में इनको विरसे में मिली थी। बात ये थी कि ये लीपापोती की मईशत कर रहे हैं, सामने बैठे एक दिन अपने इन वजीरों मुशीरों को धक्का दें, अपना इंतखाबी मंशूर सामने रखें और अपने नजरियाती कारकुन जो पैट्रियट पाकिस्तानी हैं उनको बुला के बात करें कि भाई असल हकायक ये हैं, ये अभी तक हम झूठ बोलते रहे हैं, अब क्या करना है। अभी जो है वो महंगाई कम होने वाली नहीं है, शरह नमू बढ़ने वाली नहीं है। मतलब आप ये नहीं फ्यूचर में कुछ ऐसा बेहतर होने को नहीं नजर आ रहा। बता दो जो इस वायदा किया था इमरान खान साहब खुद उसके लिए तैयार नहीं है, काबीना तैयार नहीं है। पहले वो काबीना से पास करा दें अपने वायदे, वही नहीं, काबीना नहीं पास करेगी। बिल्कुल सही, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। सदीकी साहब आपने तो वो 2 साल की उम्मीदें भी तोड़ दी जो अमूमन कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म करती हैं लास्ट 2 इयर्स में अगले इलेक्शन की तैयारी के चक्कर में। तो ऐसा लग रहा है कि इस गवर्नमेंट से तो, इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी से तो वो भी नहीं हो सकेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस किया आपने। लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छी नहीं थी कि कोई उम्मीद नहीं दी उन्होंने कहा है कि आइंदा आने वाले महीने मुश्किल होंगे क्योंकि जो इस वक्त पैटर्न चल रहा है गवर्नमेंट का उसमें रिलीफ कहीं नजर नहीं आ रहा। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज प्रोग्राम में हमने जब जिक्र किया प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग मशीन जो तैयार कर रहे थे हमारे होनहार लोग, उसी हवाले से एक और खबर जुड़ी हुई है। वो ये है कि इस्लामाबाद का आगाज़ किया गया एक निजी कंपनी के साथ CDA ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है कि वो इसी तरह से प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हुए सड़क भी बनाएंगे जिसको आप बाद में यूज़ भी कर सकें। बिल्कुल, सड़क बनाएंगे तो ये आइडिया कैसे आया, कितनी लागत आएगी और कितनी फिजिबिलिटी इसकी जो है वो मौजूद है और कैसे वायबिलिटी होगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ CDA के डायरेक्टर PR आसिफ शाह साहब मौजूद हैं। आसिफ शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा ये प्लास्टिक सड़क बनाने का आइडिया आया कैसे? जी देखें, CDA बतौर एक इदारा इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए हर वक्त कोशां है। हमने लाखों की तादाद में दरख्त भी लगाए हैं माहौल को सरसब्ज बनाने के लिए, पौधे, मौसमी फूल और इसके अलावा ग्रास वो अलग है। तो ये जो है जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में प्लास्टिक वेस्ट एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल भी प्रॉब्लम है और इससे और भी मसाइल जन्म लेते हैं। तो दुनिया भर में ये इसका वेस्ट का अल्टरनेट तलाश किया जा रहा था। तो उसमें से एक ये भी सोल्यूशन पिछले कुछ अरसे में सामने आया है कि प्लास्टिक को वेस्ट को यूज़ करते हुए रोड्स बनाने की कुछ ममालिक में जो है ये काम स्टार्ट हुआ है। इसी काम के सिलसिले में हमारे पास ये आइडिया एक निजी मशरूबात की कंपनी और एक स्टार्टअप के ने हमारे अप्रोच किया। तो CDA ने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया और इसके साथ उनके साथ कोलैबोरेट किया है ताकि इसको अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया जाए। तो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे CDA उनके साथ 1 किलोमीटर के पैच को प्लास्टिक के मटेरियल से बनाने जा रहा है। इसके जो जैसे रिजल्ट आएंगे उसको फर्दर भी अगर इसमें कोई स्टडीज़ करने के बाद, ड्यूरेबिलिटी चेक करने के बाद या और भी जो इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं उसको मॉनिटर करने के बाद, तो हम इसमें पूरा ख्याल है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो हम इसको और भी एक्सटेंड करेंगे। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमारे जो वेस्ट
जो मिलियंस ऑफ टन्स के हिसाब से होती है उसको डिस्पोज ऑफ करने में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा। दूसरा जो यहाँ पे ये इसका माहौल के ऊपर बहुत एक अच्छा असर पड़ेगा कि जब माहौल में आलूदगी कम से कम। ज़बरदस्त आसिफ शाह साहब, बड़ा अच्छा आइडिया है और ऑब्वियसली इसको ना भी एक टास्क होगा। तो ये बताएगा, आम सड़क भी बनाई जाती है और ये प्लास्टिक सड़क भी होगी, डिफरेंस क्या होगा इनमें, और कॉस्ट के वाइज भी अगर देखा जाए तो क्या डिफरेंस है? बिल्कुल लागत के बारे में तो भी कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन इसमें जो ओवरऑल इसकी कास्ट होती है, जो असफाल्ट यूज़ होता है आम सड़कों में, उसके मुकाबले में प्लास्टिक कई गुना चीज, इसकी फ्रिक्शन के ऊपर भी फ़र्क होता है, जिससे जो फ्यूल इकोनॉमी है कारों की या जो व्हीकल्स ऊपर ट्रैवल करते हैं उसके हिसाब से भी काफ़ी बचत आती है। तो उस हिसाब से तो काफ़ी कास्ट इफेक्टिव है कि जो ओवरऑल इसका फ्यूल में इकोनॉमी जो बचत होती है। लेकिन अभी इसकी कास्ट के बारे में जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये कहिएगा थोड़ा सा इस हवाले से इन्फॉर्मेशन ये कि इसकी लंबाई कितनी होगी, और अगर ये वायबल रहती है और इसका प्रोजेक्ट कामयाब रहता है तो क्या इसमें मजीद तौसी की गुंजाइश भी होगी? बिल्कुल, हमारा ये बतौर इदारा कमिटमेंट है कि हम माहौल की आलूदगी को कम करने में और पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाने में पूरा किरदार अदा कर रहे हैं, और इंशाल्लाह करेंगे भी सही। अल्लाह ताला करे कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये कामयाब हो और इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे और इनको जितना मुमकिन हो सके फैलाने में पूरा किरदार अदा करेंगे। आसिफ शाह साहब, आपका आप हमारे साथ मौजूद थे, गुड लक। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स न सिर्फ अच्छे लगते हैं बल्कि वायबल भी हो। डेफिनेटली। और आगे बढ़ते हैं जी। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। जहाँ पर हमने महंगाई की बात की तो वहीं पर महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक अंगूर की कीमत 76,000 से ज़ायद है, लेकिन ये कोई परेशान होने की बात क्या कहा आपने? मैं परेशान एक अंगूर का गुच्छा 76,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ये सूरत हाल है, इतनी इस कदर महंगाई हो चुकी है, लेकिन ये लग्जरी अंगूर है और लग्जरी लोग इसको खा सकते हैं, इसलिए हमने आपसे जिक्र यानी कि इशराफिया के लिए ये आम जैसे वो बनाने हमने लाखों हमें यहाँ बाहर रेडियो में मिलते हैं, ये वो नहीं है जी। जापान में ये अंगूरों की एक ऐसी किस्म पैदा हुई है जिसे कीमती तरीन करार दिया गया है और मार्केट में इसे रूबी रोमन के नाम से जाना जाता है जी। अंगूर के इस किस्म को रंगों के हिसाब से 3 दर्जात में तकसीम किया जाता है। इसके एक गुच्छे को इस बार 76,174 रुपए में फरोख्त किया गया, और कलर जैसे जैसे डिफरेंट होता है वैसे वैसे इसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट होती रहती है। और ये जो जिस कदर खूबसूरत ये फल है, मुझे लगता है कि 76,000 रुपए का यह गुच्छा आप खाते हुए भी लग्जरियस फील करते हैं और रिच फील करते हैं। लेकिन आप परेशान नहीं हो, इसको खाने के लिए बहुत से लोग मौजूद हैं और उसमें एलन मस्क जो है सबसे टॉप पे हैं, क्योंकि वो दुनिया के अमीर तरीन शख्स अब बन चुके हैं। एलन मस्क के हवाले से हम यहाँ पर आपको एक खबर दे दें। आप क्यों खुश हो रहे हैं? वो अमीर तरीन शख्स हैं, आपकी खुशी मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है ना, वो जेफ बेजोस को पीछे छोड़ चुके हैं। एलन मस्क फोर्ब्स की लिस्ट और ओवरऑल जो दुनिया की लिस्ट बनती है अमीर लोगों की, उसमें टॉप पर आ चुके हैं। $200 बिलियन के नंबर्स को उन्होंने क्रॉस कर लिए। He is worth $200 billion। तो $200 बिलियन से क्रॉस कर चुके एलन मस्क। अब मेरे ख्याल में आप ये भी सोचती होंगी कि पाकिस्तान का टोटल कर्जा कितना है। वो $122 अरब है, जो बैरूनी कर्जा है, ये बड़े आराम से दे सकते हैं। हमसे प्यार हो जाए। ये प्रॉब्लम है आप जैसे लोगों की। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी मीडिया प्रोपेगेंडा करते हैं। कहाँ एलन मस्क के बीच में आप पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जों को, मुझे लग रहा है जो पेट्रोल प्राइस का बम गिरा ना वो आप पे अच्छा खासा असर रख रहा है कि आप उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे। मैं सोच रहा हूँ कि एलन मस्क को कुछ ख्याल आ जाए, और वैसे भी तो उन्होंने कहा है ना कि मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ अपनी सारी प्रॉपर्टी से, यानी कि आपको हुकूमत से, स्टेट से, पाकिस्तान से उम्मीदें खत्म हो गई हैं और आप डायरेक्ट पहुंच गए हैं एलन मस्क के वो कहीं हमें हेल्प आउट कर दें। बहरहाल जी, कंपैरिजंस बहुत किए जाते हैं और शाहिद हसन सिद्दीकी साहब जो आज हमारे साथ मौजूद भी थे 2018 के फिगर्स के साथ कंपेयर कर रहे थे गवर्नमेंट के आज के फिगर्स, और गवर्नमेंट के जो पूरा वो उन्हें जिस तरह से कहा ना कि लली पुच्छी कर रही है गवर्नमेंट और वो पोचे लगा रही है, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम जब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का जिक्र करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ का जिक्र करें तो नून लीग के दौर में और पंजाब में खासतौर पर हेल्थ के जितने प्रोजेक्ट चल रहे थे, हेल्थ के ऊपर जितना काम हो रहा था, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उतना काम कर पा रही है? क्या डिलीवर कर पा रही है? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त जो सिचुएशन हेल्थ सेक्टर की है उसका कंपैरिजन करें नून लीग गवर्नमेंट से, तो हमारे पास आज मौजूद हैं साबिक सूबाई वज़ीर हैं हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। उनसे हम जानते हैं सिचुएशन वो कैसी देखते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी गहरी नज़र रही है पहले भी और अब भी पोजीशन में। ख्वाजा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन है, ऑब्वियसली महंगाई की तो एक तरफ बात कर ही रहे हैं हम, लेकिन दूसरी जानिब ये जो
हेल्थ सेक्टर में जो काम हुए, जो कहा जाता है कि हमने अस्पताल बना दी, ये कर दिया, अद्वियात, लेकिन आप ये तो कह रहे हैं क्लेम कि हम फ्री देते, अगर अब हम होते तो यहाँ पर तो महंगाई हो गई है, हुआ क्या है ये आप बताएं ज़रा, समरी करें सिचुएशन की। तो बदकिस्मती से जो नया पाकिस्तान है उसमें बाकी महकमों की तरह सेहत जो है वो इंतहाद का शिकार है, और बाहर हमने इसकी निशानदेही असम्बली के फोरम पे भी की है और मीडिया के फोरम पे भी की है, लेकिन अफसोस है कि इनके बिल्कुल कोई नोटिस लेने के लिए भी लोग तैयार नहीं। आप अद्वियात की कीमत देख लें, पूरे मुल्क में बार बार अद्वियात की कीमत बढ़ाई गई है। हमारे दौर में हमने एक स्टेबिलिटी कायम की थी और दवाई की कीमत जो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की इजाज़त के बगैर नहीं बढ़ सकती, जो रोज़मर्रा की खास तौर पर दवायात हैं। 14 दफ़ा बढ़ाने का मकसद यह है कि उसकी कीमत कई गुना कर दी गई है, जो आम आदमी की पहुँच से बाहर है। जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, वो किसी और सूबे के भी हैं, क्योंकि KP के और पंजाब और बलोचिस्तान में तो ज़ाहिर है इनके अलाइज बैठे हुए हैं और इस्लामाबाद में ये खुद मौजूद हैं, तो कम अज़ कम यहाँ की हद तक मैं कहना चाहूँगा कि काम ना होने के बराबर है। अब KPK की मिसाल देख लें, KPK में नया अस्पताल कोई नहीं बन सका 8 साल में, कोई नया कार्डिक इंस्टीट्यूट नहीं बना, कोई नया अस्पताल नहीं बना। लाहौर में उसको बेहतर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, सहूलियात बेहतर की। देखिए जो आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से, अपनी आबादी के हिसाब से जो आप अफोर्ड करते हैं, आप ज़ाहिर है शायद उस रफ्तार से आपके पास बजट भी एक महदूद है, ये आपको बिल्कुल मार्जिन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, मगर आप कहें कि अस्पताल बनाना ही नहीं है। हमने पंजाब में दर्जनों के हिसाब से अस्पताल बनाए हैं। अगर आपके पास वक्त होगा तो मैं आपको लाहौर समेत जनूबी पंजाब और अपर पंजाब एक कार्डिक इंस्टीट्यूट, किडनी इंस्टीट्यूट, PKLI सबका तो नजर आता है और वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड है भी। आपको कैसा लगता है कि एक स्पीड पकड़ ली थी हेल्थ डिपार्टमेंट में? मुझे याद है हमने ऐसी खबरें भी की हैं कि TCS के जरिए हेपेटाइटिस की दवाइयां मरीजों के घर तक गई हैं मुफ्त में, ऐसे प्लान्स भी देखे। वो प्लान जो आपने एक्सलरेट किए वो कहीं ना कहीं रुक गए, स्टॉप हो गए। हमारे दौर के प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको सिर्फ 2-3 की मिसाल देना चाहूँगा। अगर आप गुजरांवाला देखें तो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज हमने नया बनाया, एक 500 बेड का टावर बन रहा है, वो नामुकम्मल है, अभी तक 3.5 साल में मुकम्मल नहीं उसका। अगर वो 500 बेड का इजाफा हो तो गुजरांवाला डिवीजन में काफ़ी हद तक एक रिलीफ मिल सकता है। पिंडी यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट आप देख लें, अभी तक नामुकम्मल है, उसकी बिल्डिंग खड़ी थी, हम OPD शुरू करने की तरफ जा रहे थे, उसमें भी अभी पेशरफ नहीं है उसकी। DG खान जो बुज़ार साहब का अपना शहर है, और ये मैं बुज़ार साहब के सामने जो बजट स्पीच इस वक्त हमने की थी काट मोशन पे हेल्थ पे, मैंने उनके सामने कहा था कि आपका जो 500 बेड का, चूँकि वो शहबाज साहब के दौर में है, वो भी डिले हो रहा है, वो पुराने अस्पताल के अंदर एक नया ब्लॉक बना है और वहाँ पे आपको बताऊँ बलूचिस्तान से भी लोग आ रहे हैं। इस नर्सर यूनिवर्सिटी नर्सर 2 शुरू किया, वो भी डिले इस वक्त हो रहा है। तो जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स आप देखें चल रहे हैं वो बदकिस्मत मुकम्मल। साहिवाल मुझे याद आ गया, साहिवाल में 500 बेड का अस्पताल जो है वो अभी तक नामुकम्मल है। तो कम से कम जो शहबाज साहब के दौर के प्रोजेक्ट्स हैं उसको कम से कम मुकम्मल करें, जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स थे उनको शुरू कर दें। सरकार का पैसा लगा हुआ है, लोगों का पैसा लगा हुआ है कि प्रोजेक्ट्स को डिले ना करें, आप उन्हें कंप्लीट करें, वही आपके लिए बहुत हो जाएगा। तो आपको लग क्या रहा है इशू क्या है? मैनेजमेंट का इशू है, पॉलिटिकल ऑनरशिप नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो टीम के कप्तान है बुज़ार साहब, वो फेल हो चुके हैं और फिर उसका ज़ाहिर असरात बाकी महकमों पे भी आ रहे हैं। और हेल्थ में भी जिस मेहनत से प्रोफेसर ज़ाहिर है वो खुद बीमार भी नहीं है, उनको हम थोड़ा मार्जिन देते हैं, कुछ हम कोरोना का भी मार्जिन देते हैं, लेकिन वो मार्जिन अब एक हद तक जैसे उससे ज़्यादा दे नहीं सकते, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी का मामला है, लोगों की सेहत का मामला है, तो ज़ाहिर उस पर फिर कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं किया जा सकता, आपको चीज़ों की निशानदेही करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते हैं बुज़दार साहब बड़ा काम कर रहे हैं और नजर नहीं आ रहा। उनके मुकाबले में बहुत काम कर रहे हैं, खुद खान साहब काम नहीं करते, तो अपने मुकाबले की बात कर रहे हैं ना। चलें बहरहाल ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच। मिनिमम टाइम में आपने बड़े अच्छे से समराइज कर दिया इस चीज़ को कि किस तरह से अगर आप सिर्फ ऑनगोइंग ही ओनरशिप ले लेते तो फैसिलिटीज़ में इजाफा हो सकता था, लेकिन वही बात है कि आपकी कैपेबिलिटी और आपकी नीयत जो है वो बड़ी डिपेंड करती है। पिछली हुकूमतों के प्रोजेक्ट्स को ओन करना भी बड़े दिल गुर्दे की बात है। डेफिनेटली उस पर काम करते रहना चाहिए, लेकिन उम्मीद हम रखते हैं और आइंदा वक्त मजीद बेहतर हो, इसकी दुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।